हेलो फ्रेंड्स, सार्थक एजुकेयर में आपका स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं और साथ साथ जिसे जो है द प्रियम्बल भी कहा जाता है। अब एक बात यह है कि जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है तो उसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा की पहली बैठक होती है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती। दूसरी बात यह है कि संविधान का जो निर्माण किया जाना था उसके लिए कुछ आदर्शों को, कुछ मौलिक दर्शनों को और कुछ सिद्धांतों की ज़रूरत थी। जिन सिद्धांतों, आदर्शों और मौलिक दर्शनों के आधार पर संविधान का निर्माण किया जाना था। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य संकल्प संविधान सभा में प्रस्तुत किया और इसे जो है 22 जनवरी कहा जाए, इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। और देखा जाए तो यही जो है वो आधार था, या ये कहा जाए कि वही ये सिद्धांत थे, वही जो है ये क्या कहते हैं आदर्श थे या मौलिक जो है दर्शन थे, जिनके आधार पर जिनके आधार पर संविधान का निर्माण किया गया। इनका पूरा का पूरा वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। अब एक बात यह होती है कि जब संविधान पूरा का पूरा पारित कर दिया गया, पारित करने के पश्चात अलग से फिर इस उद्देश्य संकल्प को थोड़ा सा परिवर्तित करके और लयात्मक बना करके, ताकि जो है लोगों को पढ़ने में आसानी हो और साथ साथ उसमें दिलचस्पी हो, इंटरेस्ट हो, तो उसे जो है परिवर्तित करके दोबारा पारित किया गया और उसका नाम उद्देशिका रखा गया। उसे प्रस्तावना या द प्रियम्बल भी कहा जाता है। अब स्थिति यह है दोस्तों कि इसी उद्देशिका में जो वर्णित आधार हैं, जो वर्णित मौलिक दर्शन हैं या सिद्धांत हैं या जिनको आदर्श कहा जाए, उसी के आधार पर पूरा का पूरा संविधान निर्मित हुआ है। अब मूल बात यहाँ ये है कि क्वेश्चन इससे बहुत सारे पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब इसे दोबारा पारित करके अलग से जो है फिर से पारित करके जो है शामिल किया गया और संविधान में रखा गया, तो उस परिस्थिति में लोगों में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, एक कन्फ्यूज़न जो है उत्पन्न हुआ कि क्या उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं। और इस पर जो है एक केस जो है जिसको जो है बेरूबारी यूनियन के नाम से जाना जाता है, जो 67वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस केस में जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो बेरूबारी यूनियन के केस में, तो बेरूबारी यूनियन के केस में उच्चतम न्यायालय ने सीधे सीधे कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। लेकिन कुछ ही दिन के बाद यानी 1973 में एक नया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया था और वह केस था केशवानंद भारती का केस। तो केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती जो निर्णय थे उसे उलट दिया और कहा उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त जो है सुप्रीम कोर्ट जो उद्देशिका के विषय में कुछ और बातें भी कहा, जैसे उद्देशिका शक्ति का स्रोत नहीं है। यदि हम कहते हैं कि यह शक्ति का स्रोत नहीं है तो उस परिस्थिति में उद्देशिका के प्रावधानों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि उद्देशिका में जो भी क्या कहते हैं वर्णित बातें हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा, अर्थात संसद उद्देशिका में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार रखता है। इसके अतिरिक्त एक जो मूल बातें जो कहा कि चूंकि हमारा संविधान विशाल है, विशालतम संविधान है विश्व का,
और विशालतम संविधान में भाषागत संदिग्धता अर्थात भ्रम की स्थिति हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलता हो, किसी शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलता हो। तो इस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो हमें उसी जो है उद्देश्य को ग्रहण किया जाना चाहिए या उसी अर्थ को ग्रहण किया जाना चाहिए जो अर्थ या उद्देश्य उद्देशिका से मिलता हो। और इस तरह से जो है उद्देशिका के जो मान लीजिए जो है महत्व थे एक बार फिर से स्थापित हो गए। और वर्तमान में जो है अगर देखा जाए तो एक दूसरे बने एक प्रकार के क्वेश्चन उद्देशिका के शब्दों से आते हैं, उसकी क्रमबद्धता से लेकर के जो है उसके शब्दों से, जैसे इनमें से किस शब्द का उल्लेख उद्देशिका में नहीं किया गया है, तो इनके ऊपर हम विचार करते हैं। हम जो है इस मुद्दे के ऊपर विचार करते हैं। तो हम उद्देशिका के शब्दों का एक अच्छे से जो है उसे याद करने के व्यू से जो है उसे 3 कैटेगरी में बांटने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सीधे सीधे इसे याद करना जो है थोड़ा कठिन काम है। तो उसे 3 जो है कैटेगरी में बांट करके याद करने की आवश्यकता है। जैसे उद्देशिका के जितने भी शब्द हैं उन्हें जो है 3 भाग में हम बांट सकते हैं, जिसमें प्रथम जो 5 शब्द हैं, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था की संरचना पर प्रकाश डाला गया। दूसरी बात है कि इस संरचना को बरकरार रखने के लिए कुछ माध्यम पर प्रकाश रखा गया है, और साथ साथ जो है इन सब को मिला जुला कर देखा जाए तो कुछ सर्वोच्च लक्ष्य पर प्रकाश डाला गया। अब देखा जाए तो भारतीय राज्य व्यवस्था की संरचना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं, तो सबसे पहला है संप्रभुता, दूसरा शब्द है समाजवाद, तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्षता, और इसे धर्म निरपेक्षता भी कहते हैं। यद्यपि दोनों में व्यापक अंतर है। वास्तविक शब्द है पंथ निरपेक्षता, लेकिन प्रचलित शब्द धर्म निरपेक्षता है। और उसके बाद जो है लोकतंत्र, और लोकतंत्र के बाद गणराज्य, और इसको गणतंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र के बाद गणराज्य, जिसे गणतंत्र भी कहा जाता है। और माध्यम में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व है। बंधुत्व को हम भ्रातृत्व भी कहते हैं। ये फ्रांस की क्रांति से जो है निकला हुआ शब्द है। दूसरी बात यह है कि सर्वोच्च जो लक्ष्य है वो है एकता एवं अखंडता। अखंडता। अब एक बात देखा जाए कि इसमें जो समाजवाद है और जो पंथ निरपेक्षता है तथा इधर जो अखंडता शब्द है, ये दोनों के दोनों जो है 42वें संविधान संशोधन संशोधन 1946 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो इस तरह से जो है अगर देखें एक बार फिर से इस पर जो है देखें ध्यानपूर्वक जो है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता तथा अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। दूसरी बात यह है कि जब हम न्याय के विस्तार की बात देखते हैं प्रस्तावना में, तो ये सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय तक ये विस्तृत है। इसके अतिरिक्त जो है
अगर हम देखें स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों तक विस्तृत है। प्रस्तावना में जिस भी स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है उसमें जीवन के सभी पहलू को शामिल किया गया है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके अतिरिक्त समता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यहां तक जो है विस्तृत है। तो इसमें से जरा देखिए कि क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं कि इनमें से किस शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया है। अब कुल मिलाकर के जो है यह देखा जाए तो जैसे संप्रभुता का उद्देश्य क्या है? संप्रभुता का उद्देश्य यह है कि जो भी बाह्य और आंतरिक नियंत्रण, यानी अंदर का जो नियंत्रण है, इससे मुक्त होना, मुक्त होना। दूसरी बात है कि समाजवाद का जो अर्थ है वो यह है कि आर्थिक समानता स्थापित करना और आय एवं संपत्ति का समान वितरण करना, इसका मूल शब्द का अर्थ है। इसके अतिरिक्त जो है जब हम पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं तो यदि कोई भी देश अपने आप को जो है धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दे तो इसका अर्थ होता है कि वह देश किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं मानेगा और सभी धर्म उस देश के दृष्टिकोण में एक समान होंगे और तथा समान संरक्षण के हकदार होंगे। तो ये जो है आपका क्या है, पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता। भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है और लोकतांत्रिक समाजवाद आपका जो है भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था में परिलक्षित होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत के लोकतांत्रिक समाजवाद को साफ साफ देखा जा सकता है। उसी प्रकार जो है देखा जाए तो समाजवाद और पंथ निरपेक्षता की जो अवधारणा है भारत में, वह कुल मिलाकर के जो है क्या है, वो सकारात्मक। इसके अतिरिक्त जो है लोकतंत्र की बात करें तो भारत में प्रातिनिधिक लोकतंत्र को अपनाया गया है। किस लोकतंत्र को अपनाया गया है? प्रातिनिधिक लोकतंत्र को अपनाया गया। इसका मतलब होता है कि प्रतिनिधियों पर आधारित। अभी हाल में जो बीपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार के लोकतंत्र है, तो प्रातिनिधिक, यद्यपि विकल्प में प्रतिनिधिक दे दिया था तो वो भी सही है एक प्रकार से जो है, लेकिन सही शब्द प्रातिनिधिक होता है। इसके अतिरिक्त किसी भी राष्ट्र को गणराज्य या गणतंत्र घोषित कर दिया जाए तो इसका अर्थ होता है कि उस राष्ट्र में सर्वोच्च पद सहित सभी पदों पर से वंशानुगत स्थिति को समाप्त कर दिया गया। अर्थात किसी भी पद पर जो है एक ही वंश के लोग जो है आसीन नहीं हो सकते हैं, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। अब जैसे ब्रिटेन के केस में क्या स्थिति है, जो सर्वोच्च जो है पद है उस पद को केवल एक वंश के अर्थात महारानी को प्राप्त होगी। तो ऐसी परिस्थिति में ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है किंतु उसे गणराज्य या गणतंत्र नहीं कहा जा सकता है। एक बात और कि प्रस्तावना में जिस न्याय की चर्चा की गई है उसे वितरण न्याय कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे वितरण न्याय कहा है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। वितरण न्याय का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो उसी परिस्थिति में जो है ये जो है वास्तव में जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना अर्थात उसकी समानता के स्थापना से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि स्वतंत्रता का हमें न्यूनतम उपयोग करना चाहिए या न्यूनतम अधिकार के उपयोग में करना चाहिए। इसकी खास विशेषता है यदि व्यक्ति अपने न्यूनतम स्वतंत्रता का उपयोग करे तो सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता अधिकतम हो जाती और सभी अधिकारों का मूल उद्देश्य समानता के अधिकार की स्थापना करना है ताकि देश में जो है बंधुत्व की भावना बनी रहे। और यदि किसी देश में बंधुत्व की भावना बनी रहती है
तो उस परिस्थिति में जो सर्वोच्च लक्ष्य है एकता एवं अखंडता वह स्थापित रहेगी। इसके अतिरिक्त जो है जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो गरिमा है। व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है और इसलिए जो है उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ कहा कि गरिमा एक मूल अधिकार है, या यूं कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने गरिमा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में घोषित कर दिया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आई होगी और आपके जो है जो प्रस्तावना या उद्देशिका से प्रश्न आते हैं उसमें से अधिकांश प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। मैं अंतिम में एक ही बात कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की तैयारी करिए और जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे ना।